नमस्कार सभी को। तो आपका नए वीडियो में स्वागत है। आज हम एक नया प्रॉब्लम लेके आए हैं। तो इसको ट्राई कर सकते हैं आप 5 मिनट 6 मिनट एटलीस्ट इक्वेशन बना के। ये जितना भी आप जल्दी भी कर ले तो अच्छा है। उसके बाद वंस यू गिव इट अ ट्राई प्रोसीड वॉचिंग द सोल्यूशन। तो हम रीड करते हैं प्रॉब्लम को। A uniform rod of mass and length that is released from rest in the vertical position on a rough surface sufficiently rough to prevent just sliding square corner A shown in the figure then choose the correct options। तो हमें क्या बोल रहा है, बेसिकली रॉड कुछ इस तरीके से होगा, है ना। इस तरीके से रॉड होगा और ये बता रहा है कि इतना रफ है कि ये इसको इस तरीके से तुरंत जैसे फिसल के नीचे नहीं गिरेगा, है ना। यहाँ पे अटके रहेगा कुछ हद तक। अब यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखे खूब सारे, पढ़ लेते हैं। रॉड जस्ट बिगिंस टू स्लिप थीटा इक्वल 37 डिग्री द वर्टिकल दैट कोएफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन बता रहे अगर इतने थीटा पे स्लिप हो गया तो म्यू इतना होना चाहिए, है ना। एंड ऑफ द रॉड नॉच इट कैन नॉट स्लिप एंगल थीटा। फिर ये और भी कुछ फ्रिक्शन के बारे में पूछ रहे हैं और कांटेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं मोटा मोटी। तो अब हम इन प्रॉब्लम में मैं आपको कुछ जनरल प्रॉब्लम है, ये काफ़ी नून होता है, तो हम एक बार जनरल केस वीडियो वगैरह सब कुछ देखेंगे फिर समझेंगे कि क्या होता है ना। कि यहाँ से था, इसको किसी जनरल एंगल थीटा पे हम लोग इक्वेशन देख लेंगे इसकी, फिर इसमें जो जो ये पूछा है एक एक करके हम चेक कर लेंगे कि कौन सा वर्क करता है नहीं करता है। तो पहले हम इसकी एक वीडियो पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पाएंगे, देखिए इस रॉड को पहले ये ऐसा वर्टिकल था, वर्टिकल से इसको थोड़ा सा कुछ एंगल थीटा डिस्प्लेस करा दिया, है ना। अब ये इसका सेंटर मास, क्योंकि L/2 हाइट पे यूनिफॉर्म रॉड है तो जिसकी सेंटर मास है आप देख सकेंगे ये L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इतना हाइट चेंज हुआ है इसका वर्टिकली, इतना वर्टिकली चेंज हुआ है। अब ओमेगा भी ले लेंगे इसके अबाउट और अल्फ़ा भी आ जाएगा, है ना, ओमेगा अल्फ़ा दोनों। तो अल्फ़ा का कारण एक एक्सेलरेशन इधर आ जाएगा और ये VCM भी आ जाएगा, है ना, L/2 इंटू ओमेगा, राइट। एंड एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी आ जाएगा यहाँ से, इसका वेट रॉड का mg। फिर ये जो फ्लोर है, जो भी वॉल है वो इस पे रॉड पे एक नॉर्मल दे रहा होगा, ठीक है। और ये रॉड है, ये इस तरह जाने का टेंडेंसी रखता है तो पीछे एक फ्रिक्शन इस तरीके से ऐड कर रहा होगा ना, म्यू नॉर्मल जो होता है। तो इतना कुछ है हमारे पास। अब हम इनमें से क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो थोड़ा हमको यहाँ पे देखा जाए तो ना हमें अल्फ़ा पता है, ना हमें ओमेगा पता है, ना फ्रिक्शन पता है, ना नॉर्मल पता है, बहुत कुछ भी नहीं पता है। तो हमें इन चीज़ों को चाहिए होगा, है ना। तो वी विल डू इट, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इस पर जो काइनेटिक एनर्जी आ गया है ना, तो ये पॉइंट P है, इसके अबाउट हम इसका वो लिख ले रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो mg/2 1 माइनस cos थीटा ये आ गया। काफ़ी काम का चीज़ होता है एनर्जी इक्वेशन। तो हाँ, एनर्जी इज कंजर्व्ड, है ना, ये बात भी पक्की है। फिर एफ नेट टुवर्ड्स द सेंटर, है ना, एफ नेट टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये mg है, इसका एक कॉम्पोनेंट mg cos थीटा, ठीक है, और ये इसका नॉर्मल है तो mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू दिस m इंटू दिस एक्सेलरेशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं इसको। फिर हम इस रॉड पे आ जाए तो अब इसमें जो सेकेंड लॉ होता है F = m वो लगा लें तो हम इसकी एफ mg की ये वाली कॉम्पोनेंट इधर, फ्रिक्शन इधर, तो mg परपेंडिकुलर minus this thing is equal to m into ACM, and ACM will be L/2 into alpha. So this is again equation, and now we have to also find a torque alpha. So for that we will use the torque equation. We will set at the point P above, yes, normal and friction passes through it, so it produces zero torque. The only force left is this mg, and we will take the perpendicular component which produces the torque. So we have this
mg sin theta into L/2 equal to I upon that point P into alpha, and then we have a static friction condition that it must be less than equal to mu n. दैट इज़ द मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो मेन तो यही काम था, है ना। अब हमको सिर्फ वैल्यूज आके देखनी है, तो हम जस्ट थीटा इक्वल 37 ले लेंगे, इसमें कॉस थीटा 4/5 होता है, उससे वैल्यू डालेंगे तो वो ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ से हम नॉर्मल के वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन पे डाल के, तो वो नॉर्मल आ जाएगा। एल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे, एल्फा भी आ जाएगा हमारे पास। तो इससे हम चाहे तो फिर फ्रिक्शन की इक्वेशंस में अगर नॉर्मल डाल दे, ये डाल के देखें तो हमको फ्रिक्शन का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। और अगेन वो म्यू स्टैटिक वाले से कंपेयर कर ले, फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल, तो हमको वो दिखाई देता है कि म्यू स्टैटिक 0.3 आ रहा है। तो ये ऑप्शन में शायद दे भी रखा था, तो ये करेक्ट होना चाहिए। नो ऑप्शन ई मस्ट बी करेक्ट। और देखा जाए तो 53 डिग्रीज पे आ जाए हम लोग एक बार के लिए, तो यहाँ पे हमको ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाता है। तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आती है, विच इज़ इफ़ वी पुट द वैल्यूज नाइसली वी विल गेट अ 0। सो 57 डिग्रीज पे वो क्या कर रहा है, द एंगल थीटा विद द रॉड सीजेस, है ना, रॉड एंड द कॉर्नर सीजेस वो 53 डिग्री हमको दिख भी रहा है, क्योंकि नॉर्मल अगर 0 हो गया, दिस इम्प्लाइज कि अभी इसका कांटेक्ट इससे नहीं रहा। सो सिंपली इवन वी कैन वी गो करेक्ट। सो दिस वाज इट फॉर दिस प्रॉब्लम। अब एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, है ना। दिस प्रॉब्लम हम एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा है वो। An air cushion is in the shape of a cylinder with length L and circular cross section R equal to this. ठीक है। The ends of the cylinder lies in the vertical plane and the length lies parallel to the horizontal ground. It is filled with an incompressible gas. Both the surface of the air cushion and the gas inside have negligible weight compared to the other forces in the scenario. The surface maintains at a constant surface tension. This whenever deformed, a flat slab of thickness this is wider than the cushion balanced on the top, squeezing the cushion. Find new horizontal width of the cushion. Assume that its cross section remains symmetric about the vertical axis. तो भाई क्या कह रहा है ये, थोड़ा सा हम अगर इसका डायग्राम समझे। सिलेंडर कह रहा है, वो क्वेश्चन है ना, आप सोते होंगे अपने घर पे, तो इस टाइप का क्वेश्चन है। अब जो भी चेंजेस आ रही है वो उसकी विड्थ की तरफ आ रही है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो हम थोड़ा इस तरीके का डायग्राम ले सकते हैं। इनिशियली कुछ ऐसा सिनेरियो रहेगा, एक बोल रखा है कि इसके अंदर इनकम्प्रेसिबल गैस है, ये भी कह रखा है कि ये काफ़ी थिन है ना, इसका वेट वगैरह का हमको इफेक्ट्स नहीं काउंट करना है, कह रखा प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए अब इसमें हमने एक स्लैब रख दिया आके वापस ऊपर, ठीक है। अब आता है एक क्रूशियल चीज़ कि इसका शेप आएगा कैसे। तो अगर हम सरफेस टेंशन समझते हैं, तो सरफेस टेंशन जो होता है वो आप समझिए, जब यहाँ की जो मॉलिक्यूल्स हैं कोहेसिव फोर्सेस इसको बोलते हैं ना, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, लिक्विड एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो टेक इट लाइक हैंडशेक्स, है ना, ये सब एक दूसरे का हैंडशेक्स कर रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ये टॉप पे आ जाता है तो देखेंगे कि यहाँ हैंडशेक करने वाले कोई कमी हो गई है, तो इनके हाथ खाली होते हैं। तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल है कि एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, तो वो एक तरीके का आपका मेम्ब्रेन टाइप हो जाता है। आपने देखा भी होगा वाटर ड्रॉपलेट्स इसी तरीके से फॉर्म होती होगी, अगर आप कहीं फेंकते हो रखते होंगे, देखा होगा आपने तो। और सरफेस टेंशन इस तरीके से होता है कि वो अपनी जो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा, है ना, क्योंकि उससे एनर्जी लगती है, एनर्जी बचाना है भाई इसको, है ना। तो इट ऑलवेज ट्राइज टू टेक द मिनिमम वॉल्यूम वाला प्लेस, है ना। और हमको पता है कि गिवन अगर कॉन्फ़िगरेशन रहे तो जो सर्कल स्फीयर शेप बोल सकते हैं, जिसको हम लोग राउंड शेप बोल सकते हैं, वो सबसे मिनिमम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो इसी कारण से जितना पार्ट प्रेस होगा वो तो फ्लैट हो जाएगा, बट जो पार्ट बचे रहेगा इट विल टेक द शेप ऑफ
like a semicircle, right, both the ways. So ये सबसे एक क्रूशियल पार्ट था जो कि सरफेस टेंशन की अगर हमें डेफिनेशन क्लियर है तो हम निकाल पाएंगे. अब फोर्सेस कौन कौन सी यहाँ पे जो ऐड कर रही होंगी, तो अगर स्लैब पे देखें तो स्लैब का अपना mg होगा, और क्योंकि यहाँ पे गैस भरी है तो गैस अपना प्रेशर फोर्सेस इस पर लगा रहा होगा. अब प्रेशर कैसे निकाला जाए वो भी एक तरीके का तरीका है. तो हम थोड़ा सा आते हैं यहाँ पे, हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक सरफेस रहा होगा कॉनकेव. तो हमने कॉनकेव साइड पे हम ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेस प्रेशर होता है. अब हमने ये सरफेस है, पैच है ना, छोटा सा पैच है जिसका अगर आप देखें तो ये इसका dl1 एलिमेंट है और ये इसका dl2 लेंथ का एलिमेंट है ना. तो इसका एरिया dl1 इंटू dl2 है. हम अब इसकी एफबीडी बना देंगे. तो क्योंकि सरफेस टेंशन क्या होता है, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ टाइप फोर्स होता है सरफेस टेंशन. तो हम एक इस व्यू से देखते हैं ना, इस बीटा फेसिंग व्यू से आ जाता है. तो ये जो फोर्सेस हैं, ठीक है, इनके हम दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं. एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और दूसरे वर्टिकल कंपोनेंट्स. ये डायग्राम काफ़ी आपने देखा भी होगा. तो दिस कंपोनेंट्स जो हॉरिजॉन्टल है दे कैंसिल आउट ईच अदर, एंड द वर्टिकल कंपोनेंट्स ये वाले आप पाएंगे कि ये कैंसिल आउट नहीं करते हैं ना. तो इसको यहाँ का जो एक्सेस प्रेशर से जो फोर्स आ रहा है वो बैलेंस आउट करेगा. ठीक है, जिसको हम F2 कहते थे जस्ट फॉर द सेक, है ना. अभी जो फोर्स लग रहा है इस पर वो F2 कहते रहे. सिमिलरली अगर हम यही FBD वापस बनाएं, अब ये बीटा इज़ अ वेरी स्मॉल एंगल क्योंकि हमने बहुत स्मॉल पैच लिया था, तो साइन बीटा/2 को बीटा/2 भी लिख सकते हैं. तो 2 कैंसिल, TDL2 इक्वल टू F2. सिमिलरली अगर हम FBD बनाएंगे तो वहाँ पे F1 इक्वल टू TDL1 इंटू एल्फा आ जाएगा. F1 F2 आ गया. अगर हम दोनों को ऐड कर दें वो Fnet होता है. Fnet आपको पता है वहाँ का एक्सेस प्रेशर इंटू दैट पैच का एरिया, है ना. क्योंकि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो प्रेशर इंटू एरिया, छोटा सा उस पैच पे जो फोर्स लग रहा होगा. एंड हम ये F1 F2 की वैल्यूज डाल देंगे यहाँ से. फिर हम DL1 DL2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे. देन वी हैव द वैल्यू ऑफ DL2 एंड DL1 R1 अल्फा, राइट. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी आर्क है ना, इसका अगर लेंथ DL1 है, अगर ये रेडियस R है, ये एंगल थीटा है, तो R d थीटा ही वो आर्क लेंथ हो जाता है. R d थीटा इक्वल टू DL1. तो रिप्लेसिंग दैट वैल्यूज हमें ये मिल जाता है कि जो कॉनकेव सरफेस है तो वहाँ पे जो एक्सेस प्रेशर है दैट कम्स एज T/R1 प्लस T/R2, वेट T इज अ सरफेस टेंशन. तो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग. अब आते हैं सिलेंडर पे. कमिंग बैक टू अवर सिलेंडर, तो सिलेंडर को आप गौर से देखिएगा, इसके दो कर्वेचर्स होंगे. एक तो ये वाला जो कि एकदम हॉरिजॉन्टल है, तो हॉरिजॉन्टल में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फाइनिटी होता है. और दूसरा ये जो इसका सर्कल वाला पार्ट है, तो इसका कर्वेचर आप पाएंगे कि ये रेडियस ही होता है. तो जो P2 माइनस P1 है दैट इज T/R1 प्लस T/R2, एंड दिस R2 इज इन्फिनिटी, दिस गोज 0. सो अगर यहाँ पे कुछ प्रेशर है तो यहाँ पे जब भी प्रेशर हो जाएगा वो सिंपली सरफेस टेंशन बाय R, दैट इज एक्सेस प्रेशर हियर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं कर रहे हैं तो यही मान लेंगे हम लोग. तो ये गैस का प्रेशर है इन साइड में, और mg हम ले नहीं रहे, तो अब सिंपली इन दोनों पे और फोर्सेस इक्वल ही रहेंगे, है ना, क्योंकि प्रेशर इनटू एरिया. तो ये फोर्स है जो बैलेंस आउट कर रहा है mg को. यहाँ से जो ये विथ है, ये जो विथ बन रही है यहाँ पे, वो हमें पता चल जाएगी. ये जो एक चपटा पार्ट हो गया एक तरह से. तो अब क्योंकि हमने एजम्पशन दिया था, प्रॉब्लम ही दिया था कि इनकम्प्रेसिबल गैस है, सो वी कैन कंजर्व द वॉल्यूम. तो किया जाए कंजर्व वॉल्यूम, तो इनिशियली ये रहा होगा, इसका एरिया होता है πr². लेट्स टेक दिस कैपिटल R, πr². एंड फाइनली ये क्या हुआ है, ये दोनों मिल के एक अपने में सर्कल बन जाएगा, और प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया ये लिखा हुआ है यहाँ पे. फ्रॉम दिस इफ यू टेक दिस R² टर्म कॉमन हेयर, तो हमें स्मॉल r जो ये सेमी सर्कल का R है ना वो मिल गया. अब ये क्यों काम का है
क्योंकि अगर हम इसका विथ देखें, हमसे वो विथ ही पूछा था, नया विथ, it is simply this a plus 2r. So putting the values, we get the desired answer. I hope you like this video. Please, अगर अच्छा लगा, समझ आया है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड डू सब्सक्राइब.